Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, the last class we were discussing about marathon session on building materials. In this, few of the building materials we have covered. In fact, काफी cover कर लिए थे, few नहीं. सीमेंट कंप्लीट कर लिया हमने, लाइम कंप्लीट कर लिया है, मोटार कंप्लीट कर लिया है, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, कंक्रीट हमने स्टार्ट कर लिया था. और ये कंक्रीट के बारे में बताया भी था मैंने. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटीरियल विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसको उतनी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में शायद मैंने ये डिस्कस किया था कि कंक्रीट क्या होता है और क्लासीफाई कैसे कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं कंक्रीट को. सो व्हाट इज कंक्रीट एंड हाउ टू क्लासीफाई द कंक्रीट, ये दो पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे. इसके बाद आज कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन टुडेस क्लास. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. प्राइस हाइक आने वाली है फ्रॉम 8th of June. So till then you can get an offer of 22% on all the subscription of Gate and EAC. Then next 0% EMI लोन भी अवेल करा सकते हो आप सब्सक्रिप्शन कॉस्ट के ऊपर. देन ऑन आइकॉनिक for Gate and EAC subscription, 1-to-1 live mentorship program is also being provided to you, in which you can get 30-minute mentor introductory session in which you can directly talk with the mentor. आपको एक mentor assign किया जाएगा. You can directly communicate your queries. आप अपनी queries को communicate कर सकते हैं और resolve कर सकते हैं by coming in touch with the mentor itself. Next, your next combat is on 5th of June. आपका नेक्स्ट कॉम्बैट 5th of June को है. स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. दैट कैन बी यूज टू अवेल द सब्सक्रिप्शन. देन जैसे कॉम्बैट हमारा वीकली सब्सक्रिप्शन टेस्ट है, उसी तरीके से डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है. इसमें यू कैन गेट द स्कॉलरशिप अप टू 50%. देन नया फीचर लॉन्च हुआ है अनअकैडमी का, अनअकैडमी PYQs, इन विच यू कैन प्रैक्टिस लास्ट 10 years सब्जेक्ट वाइज PYQs. तो जिनको भी PYQs का इशू आता है यू कैन प्रैक्टिस PYQs हियर. देन कम्युनिटी फीचर भी ऐड कर दिया एंड्रॉयड के ऊपर आपके. ये बिल्कुल आपके जैसे टेलीग्राम है या व्हाट्सअप है उसी की तरह. यू कैन डायरेक्टली कम इन कॉन्टैक्ट विद द एजुकेटर्स एंड योर फ्रेंड्स ऑल्सो. नेक्स्ट फॉर Gate and EAC 23 एंड Gate and EAC 24, न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड. नया बैच लॉन्च हो रहा है, 8 तारीख को स्टार्ट हो रहा है. बायलिंगुअल बैच है. टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज सर्वेइंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो 3 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये. देन गेट 2022 और EAC 21 के जो रैंकर्स हैं वो तो शोकेस कर ही दिए थे. दोज वर बीइंग शोकेस. ये हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन को. नाउ विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर लिया था कंक्रीट क्या होता है. कंक्रीट की क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी. क्लासिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड. मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना था. फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इट वाज टू बी स्टार्टेड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट से. थोड़ा अगर इसका बेस बनाऊं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट का, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है. आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल में हमें पता होना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, हाउ इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. तो जैसे लाइम हमारा नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल था, तो हमने ये पता किया था कि लाइम को ऑब्टेन कैसे करते हैं. सीमेंट हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल था, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात करी थी. सेम कहानी यहाँ पर है. क्योंकि कंक्रीट हमारा आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंक्रीट इज बीइंग कैरिड आउट इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. 6-7 सीक्वेंस लगते हैं ऑपरेशंस के. उन्हीं सीक्वेंस में हमें ये ऑपरेशंस करने पड़ते हैं. कौन कौन से ऑपरेशन है. पहला ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टर्म्ड एज बैचिंग. अब बैचिंग का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैचिंग. द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज बैचिंग. तो वो प्रोसेस जिसमें हम मेजर करें इंग्रेडिएंट्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट के लिए, इसको हम बैचिंग बोल देते हैं. सो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स. तो प्रोपोर्शंस तो हमने पीछे निकाल ही रखी है. इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट निकालेंगे. सो दिस प्रोसेस विल मेजर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कंक्रीट. अब बैचिंग करने के दो तरीके हमारे पास, यानी इंग्रेडिएंट की मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं. या तो बाय वेट मेजर कर लो या बाय वॉल्यूम मेजर कर लो.
क्या किया जाता है वो उसके नाम में लिखा हुआ है। तो अगर वेट बैचिंग मतलब इंग्रेडिएंट्स को बाय वेट मेजर करोगे, तो वॉल्यूम बैचिंग का मतलब इंग्रेडिएंट्स को बाय वॉल्यूम मेजर करोगे। जनरली वॉल्यूम बैचिंग को अवॉइड किया जाता है, तो जनरली वॉल्यूम बैचिंग इज बीइंग अवॉइडेड। अब क्यों अवॉइड करते हैं? रीजन बीइंग वॉल्यूम बैचिंग में हमेशा हमें करेक्शन लगाना पड़ेगा ड्यू टू द बल्किंग ऑफ द एग्रीगेट्स, इसीलिए वॉल्यूम बैचिंग अवॉइड करते हैं और माइनर इंजीनियरिंग वर्क के लिए परमिट करते हैं, वो भी अगर आपको इंजीनियर परमिशन दे दे, क्योंकि जो करेक्शन है वो उसे ही निकाल के देना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर ऑल दी मेजर वर्क्स वी गो फॉर वेट बैचिंग, जितने भी मेजर वर्क्स हैं उनके लिए हम वेट बैचिंग ही प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, इसका ध्यान रखेंगे कि वाटर की मेजरमेंट आप केजी में भी कर सकते हो, लीटर में भी कर सकते हो। सीमेंट की मेजरमेंट हमेशा कैसे होगी? बाय वेट ही होगी। सीमेंट विल ऑलवेज बी मेजर्ड बाय वेट, वो बाय वॉल्यूम मेजर नहीं होता। तो पहला ऑपरेशन तो क्या था? बैचिंग, यानी इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट कर लो। दूसरा ऑपरेशन क्या है? मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का मतलब क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्सिंग का? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू ऑब्टेन द होमोजेनियस यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करें ताकि यूनिफॉर्म कलर कंक्रीट मिल जाए डिजायर्ड स्ट्रेंथ का। अब मिक्सिंग टाइम डिपेंड करता है हमारे मिक्सर की कैपेसिटी के ऊपर। तो मिक्सिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मिक्सर। ठीक है, समझ में आता है। पर IS 456 बोलता है कि मिक्सिंग टाइम शुड बी 2 मिनट्स, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। Generally 20 revolutions of the concrete mixture are sufficient to provide the mixing। इसका मतलब आरपीएम निकल के आ गई 20 रेवोल्यूशन 2 मिनट में, यानी 10 रेवोल्यूशन 1 मिनट में। तो आरपीएम कितनी होनी चाहिए हमारे मिक्सर की? 10। तो आरपीएम ऑफ अवर मिक्सर शुड बी 10। तो ये बात भी समझ में आ गई। तो अगर मिक्सिंग टाइम 2 मिनट से कम है, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। मिक्सिंग टाइम 2 मिनट से ज़्यादा है तो जो पानी आपने मिला रखा है वो वेपराइज कर जाएगा, तो हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी आपको, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। इसलिए मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए? 2 मिनट ही होना चाहिए। मिक्सिंग टाइम शुड बी 2 मिनट्स ओनली। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट भैया, मिक्सिंग कैसे करें? हाउ टू कैरी आउट द मिक्सिंग? अब मिक्सिंग करने के दो तरीके हैं। मिक्सिंग कैन बी डन मैनुअली, मिक्सिंग कैन बी डन मैकेनिकली। मैनुअली भी कर सकते हो और मैकेनिकली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे करें? हैंड मिक्सिंग से। मैकेनिकली कैसे करें? मशीन मिक्सिंग से। मशीन मिक्सिंग इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, बैच टाइप एंड कंटिन्यूस टाइप। बैच टाइप इज फर्दर ऑफ टू टाइप, टिल्टिंग टाइप एंड नॉन टिल्टिंग टाइप। यानी जो मिक्सर होता है वो टिल्ट भी हो जाए और दूसरा मिक्सर होता है जो टिल्ट नहीं होता, विच इज नॉट केपेबल ऑफ टिल्टिंग। तो मिक्सिंग करने के खूब सारे तरीके हैं। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको ये मिक्सिंग के तरीके बता दिए, तो अंडरस्टैंडेबल है। नेक्स्ट क्या है? द रेशियो ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M20। ये देखो, ये तो लास्ट क्लास में बताया था। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसमें 1:1.5:3, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो 1:1.5:3, ये तो क्लासिफिकेशन का सवाल है, इसमें डाल दिया है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या था कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग में? हमने उसकी क्या करी? बैचिंग करी, फिर मिक्सिंग करी, अब करेंगे ट्रांसपोर्टिंग। अब हमारा कोड क्या बोलता है कि जितनी भी प्रोसेस है मिक्सिंग की, ट्रांसपोर्टिंग की, प्लेसिंग की, कॉम्पैक्टिंग की और फिनिशिंग की, इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन लेस देन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट है। तो ये सारे काम 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हमारी सीमेंट पेस्ट है वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद जो हमारी सीमेंट पेस्ट है वो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग द कंक्रीट अप टू द डिजायर्ड लोकेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें आप कंक्रीट को उठा के लेके जाओ डिजायर्ड लोकेशन पे, इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांसपोर्टिंग बोल देंगे। क्लियर है? अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें? खूब सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द ट्रांसपोर्टेशन। एक नहीं है, बहुत सारे तरीके बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल पैंस, ये मैनुअल तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन का। इट्स अ मैनुअल मेथड व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यूज करते हैं स्मॉल जॉब्स के लिए। हैंड बगीज छोटे डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, मीडियम साइज जॉब के लिए यूज करते हैं। देन पावर बगीज, सेम वही हैंड बगीज है, वो ऑपरेट हो रही है मैकेनिकली, तो पावर सप्लाई करके उसको ऑपरेट करते हैं। ज़्यादा दूरी के लिए ऑपरेट कराना है या क्वांटिटी ज़्यादा हो। टॉवर बकेट, अगर आपको कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम टॉवर बकेट यूज़ कर लेंगे। क्रेन बकेट सेम टॉवर बकेट की तरह ही होती है, क्वांटिटी का फ़र्क होता है। टॉवर बकेट में आप ज़्यादा कंक्रीट ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्रेन बकेट में जो कंक्रीट की ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड कर जाएगी हमारे बकेट के साइज़ के ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बकेट। देन शूट्स, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है कंक्रीट को बिलो दी ग्राउंड लेवल, उस केस में हम शूट्स को यूज़ करते हैं। ट्रांजिट मिक्सर, अगर कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है किसी बिल्ट अप एरिया में जहाँ पर जगह नहीं होती कंक्रीट बनाने की, वहाँ पे टीएम यूज़ किया जाता है। देन बेल्ट कन्वेयर, अगर कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करना है कंटिन्यूसली टू एन इनएक्सेसिबल एरिया तो बेल्ट कन्वेयर को यूज़ करते हैं। कंक्रीट को रख देते हैं बेल्ट के ऊपर, बेल्ट चलती रहती है।
इसमें जो कंक्रीट की बेल्ट की स्पीड है वो 80 मीटर पर मिनट होती है, जो विड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर होती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो पहला तरीका था बैचिंग, दूसरा तरीका था मिक्सिंग, और ये तीसरा तरीका है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज्ड, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट इज प्लेसिंग। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, प्लेस कर दो। सो द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कंक्रीट एट डिजायर्ड लोकेशन विल बी टर्म्ड एज प्लेसिंग। वो प्रोसेस जिसमें हम कंक्रीट को अप्लाई कर दें डिजायर्ड लोकेशन पे, इसको हम प्लेसिंग बोल देते हैं। प्लेसिंग करने के बाद क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन, पांचवा मेथड, पांचवा ऑपरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रैप्ड एयर, वो प्रोसेस जिसमें हम इंट्रैप्ड एयर को हटाएं फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ द कंक्रीट in order to carry out the uniform placement of the concrete to form a homogeneous dense mass will be termed as compaction। तो वो प्रोसेस जिसमें हम इंट्रैप्ड एयर को रिमूव करें ताकि हम क्या कर पाए, होमोजेनियस डेंस मास कंक्रीट को ऑब्टेन कर पाए, इसको हम बोल देंगे कॉम्पैक्शन। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज कॉम्पैक्शन। क्लियर चीज। अब कॉम्पैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन के टाइम पे आप एयर को रिमूव नहीं कर पाए, so if due to improper compaction 5 to 10% of the air voids are left in concrete, it will reduce the strength by 30 to 60%। हाँ, तो अगर 5 से 10% एयर भी छूट जाती है कंक्रीट के अंदर, ये आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगी 60% से लेकर 30% के बीच में। इसका मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पैक्शन। नॉट ओनली कॉम्पैक्शन, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व है कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ को गवर्न करते हैं। एक क्या है हमारा, ये कॉम्पैक्शन है, वन ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व इज कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट, जो डेंसिटी होती है और फाइनली जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड कर जाती है क्वालिटी ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर। तो बैचिंग, इंग्रेडिएंट्स को मेजर किया, मिक्सिंग करी, देन ट्रांसपोर्टिंग करी, प्लेसमेंट कर दिया और फाइनली कॉम्पैक्शन कर दिया। नेक्स्ट, कॉम्पैक्शन कैसे करें? तो भैया कॉम्पैक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन, जैसे हैंड रोडिंग, मैनुअल कॉम्पैक्शन, हाई प्रेशर, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जनरली यूज करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर्स के लिए जिनकी कास्टिंग पहले से ही हो रखी है, प्री कास्ट मेंबर्स के लिए, या प्री स्ट्रेस या प्री कास्ट मेंबर्स। देन मैकेनिकल वाइब्रेशंस, देन इमर्शन और वाइब्रेटरी नीडल। मैकेनिकल वाइब्रेशंस का पहला एग्जांपल इमर्शन और वाइब्रेटरी नीडल। इसको जनरली यूज करते हैं हम बीम, स्लैब, कॉलम्स की कॉम्पैक्शन कराने के लिए। एक्सटर्नल और शटल वाइब्रेशन, ये शटल नहीं है शटर है, तो एक्सटर्नल और शटर आ रहे, इसको मैंने सही कर दिया। तो एक्सटर्नल और शटर वाइब्रेटर, तो जहाँ पे हमारा नीडल वाइब्रेटर नहीं पहुंच पाता, तो जहाँ पर हमारा नीडल वाइब्रेटर नहीं पहुंच पाता वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल और शटर वाइब्रेटर। देन सरफेस वाइब्रेशन, इसमें जो हमारे मोड होते हैं उसको सरफेस के ऊपर ही रख देते हैं और पूरी सरफेस को वाइब्रेट कराते हैं। या हमारा जो वाइब्रेटर है उसको सरफेस पे इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कॉलम, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसको। देन वाइब्रेटिंग टेबल, इसमें भी जनरली जो हमारे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको टेबल के ऊपर रख देते हैं, पूरी टेबल वाइब्रेट कर रही होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन दी कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व, डिपेंड करता है कौन सा कॉम्पोनेंट है, उसके हिसाब से इसमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं हम कॉम्पैक्शन। एनी वन मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन कैन बी यूटिलाइज्ड। क्लियर है? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारी बैचिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई। सो बैचिंग, मिक्सिंग, देन ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन पे है क्यूरिंग। अब क्यूरिंग भी ऐसा ऑपरेशन है जो डायरेक्टली कंक्रीट की स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेशन विच डायरेक्टली गवर्न्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या क्यूरिंग? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कंक्रीट हमारा स्ट्रेंथ कब गेन करता है? कंक्रीट हमारा स्ट्रेंथ तब गेन करता है जब उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस चल रही होती है। हाइड्रेशन के लिए हमने कंक्रीट के अंदर पानी मिलाया हुआ है। तो क्यूरिंग इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस in which we prevent the loss of the moisture added by us in order to carry out the hydration। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Curing is the process of preventing the loss of the water which we have added in the concrete in order to carry out the hydration। क्यूरिंग वो तरीका है जिसमें हम पानी के लॉस को रोकते हैं जो हमने मिला रखा है हाइड्रेशन के लिए।
क्यूरिंग कम से कम करनी चाहिए 3 हफ्ते के लिए, इट शुड बी डन एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स, कम से कम 3 हफ्ते के लिए होनी चाहिए, बट शुड नॉट बी लेस देन 10 days इन एनी केस। 10 दिन से कम तो भैया होनी नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगी आपको। क्यूरिंग टेम्परेचर है 5 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 90%, क्योंकि ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है पानी के लॉस को रोकता है। इसका आपको डाटा दिया, अगर आपने कंक्रीट की क्यूरिंग करी 1 महीने के लिए, इसकी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली डबल आएगी देन दैट ऑफ द कंक्रीट विच इज एक्सपोज टू द एयर। तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपने क्यूरिंग नहीं करी, दूसरा स्ट्रक्चर है जिसकी आपने क्यूरिंग कर रखी है 1 महीने के लिए। तो जिस स्ट्रक्चर की आपने क्यूरिंग करी 1 महीने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ नियरली डबल निकल के आएगी, इट्स स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली डबल। तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्यूरिंग का, क्योंकि अगर क्यूरिंग नहीं करेंगे, हाइड्रेशन के टाइम पे जो हीट इवॉल्व करेगी वो पानी को वेपराइज कर देती है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी हाइड्रेशन प्रोसेस। तो ये भी हमारी स्ट्रेंथ को गवर्न करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव क्या है क्यूरिंग के, बताई दी थे पूरा। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट ड्यू टू इवेपोरेशन और एनी अदर रीजन। टू इम्प्रूव द वेयर रेजिस्टिंग क्वालिटी, तो वेयर रेजिस्टिंग क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारे क्यूरिंग का। टू कीप द कैपिलरी पोर सैचुरेटेड एंड टू इंश्योर द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, जो कैपिलरी पोर है वो क्या रहे, सैचुरेटेड रहे, और टू इंश्योर द हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, हमारी सीमेंट की क्या रहे, हाइड्रेशन बनी रहे। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं क्यूरिंग के। क्यूरिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एनी वन मेथड कैन बी यूज। जैसे एग्जांपल शेडिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस के ऊपर शेड लगा दी, देन कवरिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस विद वेट गनी बैग्स, ये जनरली पेमेंट की क्यूरिंग के लिए किया जाता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ द वाटर ऑफ द कंक्रीट सरफेस, कॉलम जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी क्यूरिंग की जाती है। देन पॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, जनरली स्लैब के लिए यूज करते हैं और बेस्ट मेथड होता है क्यूरिंग का। तो सबने अपने अपने घरों में देखा भी होगा, जो स्लैब की कास्टिंग हो जाती है उसके बाद क्यूरिंग करने के लिए क्या करते हैं, जब स्लैब की कास्टिंग हो जाती है उसके बाद क्यूरिंग करने के लिए उसमें बंस बनाते हैं और पानी को भर देते हैं। तो सैंड के बंस बनाते हैं, फिर उसमें पानी को भर देते हैं, तो पानी वहीं भरा हुआ रहता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका निकल के आता है क्यूरिंग का। इट्स द बेस्ट मेथड अवेलेबल टू कैरी आउट द क्यूरिंग। क्लियर है? चलें आगे। चलिए कंटिन्यू। नेक्स्ट तरीका क्यूरिंग का, एप्लीकेशन ऑफ द क्यूरिंग कंपाउंड्स। अब कंक्रीट की सरफेस के ऊपर क्यूरिंग कंपाउंड लगा दो, जैसे बिटुमन है, एक्रिलेट्स है, क्लोरीनेटेड रबर है, सोडियम सिलिकेट जिसको वाटर ग्लास भी बोला जाता है, लिंसीड ऑयल है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये जो क्यूरिंग कंपाउंड से क्या करते हैं, ये एक फिल्म बना लेते हैं, वॉइड्स को फिल कर देते हैं और पानी को वेपराइज नहीं करने देते। अगला तरीका है एक्सेलरेटेड क्यूरिंग, जिसमें स्टीम क्यूरिंग या इंफ्रारेड क्यूरिंग आती है। क्या करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं स्ट्रक्चर का, जैसे ही आपने टेम्परेचर बताया बढ़ाया, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ी तो पानी जल्दी कंज्यूम हो जाता है। पानी के लॉस को रोकने के लिए पानी जल्दी कंज्यूम करा लेते हैं। तो एक्सेलरेटेड क्यूरिंग में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ध्यान रखना अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर ओवर जो शेयर स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो कम हो जाती है, क्योंकि परफेक्ट बॉन्ड नहीं बन पाते बिकॉज ऑफ नॉन फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट बॉन्ड। क्लियर है? अब देख लो कितने सारे तरीके हैं क्यूरिंग के हमारे, देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। क्लियर है? चलो, तो हमारे कौन कौन से ऑपरेशन हो गए। अच्छा, सवाल आ गया, एज पर IS कोड ऑफ प्रैक्टिस कंक्रीट शुड बी क्योर्ड 5, 10, 27, 45। तीनों सही है, 5 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस में। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ 28, तो विल मार्क 27 डिग्री सेल्सियस।
तो हमने बैचिंग कर ली, मिक्सिंग कर दी, ट्रांसपोर्टिंग कर दी, प्लेसिंग कर दी, कॉम्पैक्टिंग कर दी और क्यूरिंग कर ली। ये सारे ऑपरेशन हो गए हमारे, 6 ऑपरेशन हो गए। अगला ऑपरेशन है हमारा फिनिशिंग। नेक्स्ट, curing of the concrete by steam under pressure increases the compressive strength of the concrete, सही है, reduces the shear strength of the concrete, सही है, increases the speed of chemical reaction, सही है। So 1 2 3 सही है, so correct। नेक्स्ट है फिनिशिंग। क्या है फिनिशिंग? It is defined as the process of leveling or smoothing of the top surface of freshly placed concrete to achieve the desired appearance। तो फिनिशिंग का मकसद क्या होता है या फिनिशिंग का पर्पस क्या होता है? तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लेवलिंग या स्मूथनिंग करते हैं टॉप सरफेस की। जब आपने कंक्रीट को प्लेस कर दिया, उसके बाद उसकी टॉप सरफेस की लेवलिंग और स्मूथनिंग के प्रोसेस को हम बोल देते हैं फिनिशिंग। क्लियर चीज? सो द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग और स्मूथनिंग द टॉप सरफेस ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट सरफेस इज टर्म्ड एज फिनिशिंग। अभी भी 3-4 तरह की होती है। इट इज ऑल्सो 3-4 टाइप्स: स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉवलिंग। अब क्या फर्क है? स्क्रीडिंग, जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, कुछ एक्सेस कंक्रीट रह जाता है टॉप सरफेस के ऊपर। सो द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट फ्रॉम द टॉप सरफेस टू मेक इट अप टू अ प्रॉपर ग्रेड, ताकि मैं उसको प्रॉपर ग्रेड प्रोवाइड कर दूं, उसको मैं स्क्रीडिंग बोल देता हूँ। तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक्सेस कंक्रीट को टॉप सरफेस के ऊपर से हटा दें, तो वो प्रोसेस जिसमें हम एक्सेस कंक्रीट को टॉप सरफेस के ऊपर से हटा दें, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्क्रीडिंग। तो ये हमारी टेक्निकली स्क्रीडिंग होती है। अब स्क्रीडिंग करने के बाद कुछ इरेगुलरिटी रह जाती है। स्क्रीडिंग करने के बाद कुछ इरेगुलरिटी रह जाती है सरफेस के ऊपर। उस इरेगुलरिटी के रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोल देते हैं फ्लोटिंग। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्लोटिंग। क्लियर है चीज? नेक्स्ट, ये वुडन फ्लैट की मदद से करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉवलिंग। अभी ट्रॉवलिंग क्या होती है? जो फाइनल ऑपरेशन होता है फिनिशिंग का, जो फाइनल ऑपरेशन होता है हमारे फिनिशिंग का, आफ्टर ऑल द एक्सेस वाटर हैज बीन इवेपोरेटेड, इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रॉवलिंग। तो पहला क्या होता है? स्क्रीडिंग, एक्सेस कंक्रीट सरफेस को हटा दे। दूसरा क्या होता है? फ्लोटिंग, स्क्रीडिंग करने के बाद इरेगुलरिटीज को हटाया जाए। और जो फाइनल ऑपरेशन है फिनिशिंग की, जब सारा एक्सेस वाटर एलिमिनेट हो जाता है, उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं ट्रॉवलिंग। तो ये हमारे 7 ऑपरेशन निकल के आ गए। दीज आर द 7 बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंक्रीट। तो ये तो हमारा पहला डिस्कशन था कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है कंक्रीट की, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंक्रीट इज बीइंग कैरिड आउट। नोट कर लिया सबने? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कंक्रीट की। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से एनालाइज करो, ये टॉपिक तो मैंने पीछे आपको करा दिया था एग्रीगेट्स के अंदर, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्रीगेट गवर्न्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन विच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। और कंक्रीट की 2 प्रॉपर्टी उठाई थी, एक वर्केबिलिटी उठाई थी और एक स्ट्रेंथ उठाई थी हमने। 2 प्रॉपर्टीज वर बीइंग टॉक्ड अबाउट। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है हमारी वर्केबिलिटी। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज वर्केबिलिटी। तो पहला पॉइंट, वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है? वर्केबिलिटी का मतलब होता है इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कंक्रीट। कितनी आसानी से हम काम कर सकते हैं कंक्रीट के साथ, इसको हम बोल देते हैं वर्केबिलिटी। टेक्निकली डिफाइन करें, इट इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू प्रोड्यूस द फुल कॉम्पैक्शन। कितना काम करना पड़ेगा कंक्रीट को ताकि वो फुल्ली कॉम्पैक्ट हो जाए। अब सवाल है, ये काम किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा?
ये काम करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। कहाँ से आया है फ्रिक्शन? ये कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एग्रीगेट्स हैं, उसके बीच में डेवलप होती है। So we can say it is defined as the property of the concrete which defines the amount of or which determines the amount of useful internal work required to produce the full compaction. तो जितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कंक्रीट को फुल्ली कॉम्पैक्ट होने के लिए, उतनी ही ज़्यादा उसकी वर्केबिलिटी है। क्योंकि अगर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? ज़्यादा है। अगर कम काम करना पड़ रहा है इसका मतलब इंटरनल फ्रिक्शन क्या है? कम है। तो यू कैन ऑल्सो से इट इज़ द अमाउंट ऑफ और इट इज़ द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कंक्रीट। अब कौन सा काम? द पॉइंट इज विच वर्क, जो भी पीछे करके आए हैं, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिनिशिंग। तो ये सारी चीज़ें करने में कितनी एनर्जी हमें लगेगी, इसको हम क्या बोल देते हैं? वर्केबिलिटी बोल देते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्केबिलिटी दो फैक्टर से आप डिसाइड करोगे। पहला, हमारे एग्रीगेट्स का एरिया कितना है। दूसरा, वाटर सीमेंट की पेस्ट कितनी है जो लुब्रिकेशन करेगी। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वर्केबिलिटी अलग होती है कंसिस्टेंसी से। वर्केबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल ओनली इंडिकेट द फ्लूइडिटी और मोबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो कंसिस्टेंसी विल ओनली इंडिकेट द फ्लूइडिटी और मोबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट विद हाई कंसिस्टेंसी मे नॉट बी वर्केबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। ऐसा हो सकता है कि कंक्रीट की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है पर वो वर्केबल नहीं है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम कंसिस्टेंसी वाले कंक्रीट की वर्केबिलिटी वेरी कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है सेम कंसिस्टेंसी वाले कंक्रीट की वर्केबिलिटी वेरी कर जाए। क्लियर चीज़। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो वर्केबिलिटी होती है वो कंक्रीट की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय डिफरेंट पैरामीटर्स। तो अलग अलग पैरामीटर हैं जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? खूब सारे फैक्टर बता रखे हैं आपको, एक एक करके उठाते हैं। जैसे पहला, शेप ऑफ द एग्रीगेट, बता रखा था। जो हमारे इलोंगेटेड एग्रीगेट है या जो फ्लेकी एग्रीगेट है उनकी वर्केबिलिटी कम आएगी। एंगुलर एग्रीगेट की वर्केबिलिटी कम आएगी। पर जो हमारे राउंडेड एग्रीगेट है इनकी वर्केबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस टेक्सचर। स्मूथ टेक्सचर्ड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि एरिया कम होगा जिसके ऊपर लुब्रिकेशन करनी है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द एग्रीगेट, ये भी डिस्कस किया हुआ है साइज ऑफ एग्रीगेट हमने। छोटे साइज के एग्रीगेट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वर्केबिलिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। बड़े साइज का एग्रीगेट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वर्केबिलिटी आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। वर्केबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर, नेक्स्ट ऑफ द फैक्टर इज ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। अब क्या है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट? वेल ग्रेडेड एग्रीगेट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होते हैं इसका मतलब फ्री सीमेंट पेस्ट की एबिलिटी ज़्यादा होती है टू कैरी आउट द लुब्रिकेशन। यूज ऑफ एडमिक्सचर, ये भी बता रखा है। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर, ये सब वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। दे ऑल इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। देन मिक्स प्रोपोर्शन। अब क्या है मिक्स प्रोपोर्शन की कहानी? हायर इज द एग्रीगेट सीमेंट रेशो। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज़्यादा हुआ इसका मतलब एग्रीगेट ज़्यादा है और सीमेंट कम है। तो ज़्यादा एरिया को लुब्रिकेट करना है लेस पेस्ट ने। तो ज़्यादा एरिया को लुब्रिकेट करना है लेस पेस्ट में, लुब्रिकेशन कर ही नहीं पाएगी। So more area is to be lubricated by lesser quantity of the paste. Lubrication will not be complete. Hence workability will come out to be less. इसलिए workability क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। तो अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा होती है वर्केबिलिटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी। सो लोअर इज द वर्केबिलिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है वाटर कंटेंट। ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने वाटर कंटेंट। अगर हम सिर्फ पानी मिलाते जाएं कंक्रीट के अंदर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वर्केबिलिटी के ऊपर। इट विल हैव नो इफेक्ट ओवर द वर्केबिलिटी। ये सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी या फ्लूइडिटी को बढ़ा देगा। इसीलिए वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ अगर हमें वर्केबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें सीमेंट कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से कि वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रहे। सो सच अ वे दैट वाटर सीमेंट रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ध्यान रखना इस चीज़ का आपको कि अगर हम पानी मिलाते रहे वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विल नॉट इंक्रीज, इट विल ओनली इंक्रीज द कंसिस्टेंसी और फ्लूइडिटी। क्लियर है? पर अगर आपको बढ़ानी है वर्केबिलिटी तो आपको पानी के साथ साथ सीमेंट भी ऐड करना है इस तरीके से कि वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट।
in such a way that water cement ratio remains constant. तो ये फैक्टर्स निकल के आ गए सारे, यही है सारे फैक्टर्स जो वर्केबिलिटी को गवर्न करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात निकल के आई है भैया वर्केबिलिटी मेजर कैसे करें। तो खूब सारे तरीके। There are several methods available by which you can measure the workability of the concrete. The first, the most common and the most popular test is slump test. तो सबसे पहला सबसे पॉपुलर है स्लम्प टेस्ट। इसका apparatus दिखा रखा है आपको कि क्या होता है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट्स द मोस्ट पॉपुलर मेथड अवेलेबल टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोथ इन द फील्ड एंड इन लेबोरेटरी। क्यों? ड्यू टू द ईज ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। इसको परफॉर्म करना बहुत आसान होता है, पर ये मेथड सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता विच गवर्न्स द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो सबसे पॉपुलर तरीका है, पर ये उन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करता जो वर्केबिलिटी को गवर्न करते हैं रियल टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट, इट इज सूटेबल फॉर द कंक्रीट हुज वर्केबिलिटी इज इन द रेंज ऑफ मीडियम टू हाई। ये सूटेबल है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्केबिलिटी मीडियम टू हाई रेंज में हो। एंड इज नॉट सूटेबल फॉर द कंक्रीट हैविंग वेरी हाई और वेरी लो वर्केबिलिटी। ये सूटेबल नहीं है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो या बहुत ही कम हो। नेक्स्ट, इसका apparatus क्या है। The apparatus of this cone, the apparatus of this test consists of a frustum. Frustum का मतलब होता है truncated cone. So the apparatus of this test consists of a metallic mold which is in the shape of the frustum. तो इसके apparatus में आपको क्या मिल जाएगा, एक metallic mold मिल जाएगा, शेप उसकी frustum की होती है और साथ में एक tamping rod होती है। Along with this we have a tamping rod. अब इस मोल्ड को रखते हैं ग्राउंड सरफेस के ऊपर जैसे दिखा रखा है यहाँ पे। ये रहा मोल्ड को रखा ग्राउंड सरफेस के ऊपर और इसको 4 लेयर में भरा जाता है। हर लेयर को भरने के बाद इस टैंपिंग रॉड की मदद से इसको टैंप किया जाता है, यानी इसकी कॉम्पैक्शन की जाती है। अब कॉम्पैक्शन करते हैं बाय टैंपिंग इट 25 नंबर ऑफ टाइम्स। तो 25 बार इसके ऊपर ब्लो लगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द टैंपिंग रॉड। एक बार हमारा मोल्ड पूरा भर जाता है, हम इसको रेज कर देते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, विच कॉजेज द कॉन्क्रीट टू सब्सिडाइज। जैसे ही आपने मोल्ड को लिफ्ट किया, कॉन्क्रीट बैठ जाती है नीचे। तो जितना कॉन्क्रीट सब्सिडाइज किया उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्लम्प वैल्यू, और वो स्लम्प वैल्यू इंडिकेट करती है कंक्रीट की वर्केबिलिटी। तो जैसे ही हमने मोल्ड को लिफ्ट किया, कंक्रीट सब्सिडाइज किया, जितनी भी सब्सिडेंस निकल के आई उसको हम बोलते हैं स्लम्प वैल्यू एंड दैट इंडिकेट्स द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो जितनी ज़्यादा स्लम्प वैल्यू निकल के आई, जितनी ज़्यादा स्लम्प वैल्यू निकल के आई उतनी ही ज़्यादा वर्केबिलिटी है। सो मोर इज द स्लम्प वैल्यू, मोर इज द वर्केबिलिटी। नेक्स्ट, एक और जानकारी है यहाँ पे। जो वैल्यू है स्लम्प की वो तो हमें क्या बताती है, वर्केबिलिटी, पर जो शेप है स्लम्प की वो हमें क्या बताती है, कंक्रीट में कितना कोहेजन है। इस बात को समझने के लिए मैंने आपको 3 शेप दिखा रखी है। द फर्स्ट ऑफ द शेप इज टर्म्ड एज ट्रू स्लम्प, द सेकंड इज टर्म्ड एज शेयर स्लम्प जिसमें एक साइड फेल कर गया, द थर्ड इज टर्म्ड एज कोलैप्स स्लम्प। तो यहाँ पर कोहेसिवनेस अवेलेबल है कंक्रीट में, कोलैप्स स्लम्प में कोई कोहेसिवनेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे पार्शियली कोहेसिव है शेयर स्लम्प के अंदर, so it is having partial cohesion. तो ये 3 शेप निकल के आती है हमारी स्लम्प की। These are the 3 shapes of the slump. अब कौन से काम में कितनी वर्केबिलिटी वाला हमें कंक्रीट चाहिए वो आपको अलग से बता रखा है। In which of the particular work what value of the workability is required that is shown to you separately. जरा चेक करो। कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन स्लम्प वैल्यू 20 से 40, पैरापेट वॉल स्लैब पियर 40 से 50, कैनाल लाइनिंग 70 to 80, आर्च 90 to 100, नॉर्मल आरसीसी वर्क 80 to 150, मास कंक्रीटिंग 25 to 50, कंक्रीट टू वाइब्रेटेड 10 to 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी आसानी से आप कंक्रीट को अप्लाई कर पाओगे रिक्वायरमेंट वर्केबिलिटी की कम होगी, जितना मुश्किल है कंक्रीट को अप्लाई कर पाना वर्केबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्केबिलिटी विल बी मोर, उतनी ज़्यादा वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी। नोट कर लिया सबने?
चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। The next of the tests available to find the workability of the concrete is known as compaction factor test. अगला जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के लिए, इसको हम बोल देते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब क्या है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट, ये टेस्ट ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सेंसिटिव है देन स्लम्प टेस्ट। दिस टेस्ट इज मोर एक्यूरेट, more sensitive than the slump test and is suitable for the concrete having medium to low workability. ये suitable है उस concrete के लिए जिसकी medium से लेके low workability हो। Next point of reference, the principle of this test is based on measuring the degree of compaction achieved by performing the standard amount of work on the concrete by allowing it to fall through a known standard height. अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस टेस्ट का प्रिंसिपल बेस्ड है by measuring the degree of compaction achieved by performing the standard amount of work done. तो इसमें हम कंक्रीट के ऊपर स्टैंडर्ड काम करेंगे और नोट करेंगे कि उसने कितनी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन अचीव करी। अब कंक्रीट के ऊपर स्टैंडर्ड काम कैसे करोगे? बाय अलाउइंग इट टू फॉल थ्रू अ नॉन स्टैंडर्ड हाइट। हम उसको फॉल कराएंगे नॉन स्टैंडर्ड हाइट से। क्लियर है? अब नॉन स्टैंडर्ड हाइट से फॉल कराने के लिए जरा देखो, अपरेटस बना रखा है, कंक्रीट को फिल किया ऊपर वाले मोल्ड के अंदर, कंक्रीट को फिल किया ऊपर वाले मोल्ड के अंदर, तो जैसा मर्जी कंक्रीट हो वो हमेशा इसी हाइट पे फिल होगा। जैसा मर्जी कंक्रीट हो वो हमेशा इसी हाइट पे फिल होगा। इसका मतलब हर बार उसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एवरी टाइम इट इज अलाउड टू फॉल थ्रू अ सेम स्टैंडर्ड हाइट, सो द एनर्जी विच इज अवेलेबल विद द कंक्रीट विल बी सेम। जो एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। क्लियर है चीज? सो एनर्जी विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो हर बार कंक्रीट से सेम काम करवा रहे हैं। सो एवरी टाइम वी आर अलाउइंग द वर्क टू बी डन ओवर द कंक्रीट बाय अलाउइंग इट टू फॉल थ्रू अ नोन स्टैंडर्ड हाइट। तो हर बार सेम हाइट से फॉल करा रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड काम करवा रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि उसने कितना कॉम्पैक्शन अचीव किया, हाउ मच ऑफ द कॉम्पैक्शन इज बीइंग अचीव बाय द कंक्रीट। तो ये तो एक अपैरेटस दिखा दिया आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो आपने पीछे अपैरेटस देखा, इसमें क्या थे? दो हॉपर थे और नीचे सिलेंडर रखा हुआ था। इन सबकी डायमेंशंस भी स्टैंडर्ड है, वो भी एक डायग्राम में, ये देखो इन सबके डायमेंशन स्टैंडर्ड है, सो डायमेंशंस आर स्टैंडर्ड। अब करते क्या? इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कंक्रीट को फिल करते हैं ऊपर वाले कोनिकल हॉपर में, इट इज अलाउड टू फॉल थ्रू अ लोअर कोन एंड फाइनली इनटू द सिलेंडर। तो ऊपर वाले कोन में आपने कंक्रीट को फिल किया, उसको फॉल होने दिया नीचे वाले कोन में और फाइनली सबसे लास्ट वाले सिलेंडर के अंदर। अब जब कंक्रीट ने सिलेंडर को भर दिया, जब कंक्रीट ने सिलेंडर को भर दिया, उसमें कंक्रीट के मास को नोट किया जाता है। सो व्हेन द सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड, मास ऑफ द कंक्रीट फिलिंग द सिलेंडर इज नोटेड। सो मास ऑफ द कंक्रीट फिलिंग द सिलेंडर इज बीइंग नोटेड। अब सिलेंडर को हम एम्प्टी कर देते हैं। नाउ सिलेंडर इज एम्प्टीड, अगेन द कंक्रीट इज फिल्ड इन इट। फिर से कंक्रीट को फिल किया जाता है उस सिलेंडर के अंदर, उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया जाता है, इट इज प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड मास ऑफ द कंक्रीट इन इट इज नोटेड। जो कंक्रीट का मास है उस सिलेंडर के अंदर, उसको नोट किया जाता है। तो पहले केस में क्या किया? हमने कंक्रीट को फॉल कराया नोन हाइट से। कितना कंक्रीट सिलेंडर को फिल करेगा वो डिपेंड कर जाएगा उसकी वर्केबिलिटी के ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट को बाहर निकालने के बाद आपने जब दोबारा कंक्रीट भरा और उसकी कॉम्पैक्शन करी, इस बार जो मास निकल के आएगा वो चीज स्टैंडर्ड बन गई, दैट इज स्टैंडर्ड, क्योंकि ये मास है फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। तो पहले वाले केस में जब कंक्रीट फॉल कराया था आपने, उस केस में मास आएगा पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। अब आपका मास आया फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। दोनों ही केस में जो वॉल्यूम है कंक्रीट की वो तो सेम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर वर्केबिलिटी कैसे रिपोर्ट की जाती है? हियर वर्केबिलिटी इज रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर नोन एज कॉम्पैक्शन फैक्टर। यहाँ पे हम वर्केबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं एक पैरामीटर के टर्म में जिसको बोला जाता है कॉम्पैक्शन फैक्टर। अब कॉम्पैक्शन फैक्टर क्या है? कॉम्पैक्शन फैक्टर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है किसका? रेशियो ऑफ मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो पहले वाले पार्ट में आपने यही नोट किया था, दूसरे वाले पार्ट में आपने यही नोट किया था। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, पार्शियली कॉम्पैक्टेड फुल्ली कॉम्पैक्टेड, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। सो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, so it is equal to the ratio of, it is equal to the ratio of density of partially compacted concrete
टू द डेंसिटी ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। कॉम्पैक्शन फैक्टर हमें बताता है रेशियो ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की डेंसिटी और रेशियो ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की डेंसिटी। तो अगर वर्केबिलिटी लो है, इफ द वर्केबिलिटी इज लो, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0.85 है। वर्केबिलिटी मीडियम है, कॉम्पैक्शन फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0.92 है। वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पैक्शन फैक्टर इज अप्रोक्सीमेटली 0.95। क्लियर चीज़। नेक्स्ट, हम कॉम्पैक्शन फैक्टर को स्लम्प वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हैं, तो कई बार इन दोनों में रिलेशनशिप पूछ लेगा। इन सब केसेस ही विल आस्क द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड स्लम्प वैल्यू। तो ये रिलेशनशिप भी आपको टेबल के फॉर्म में दे रखी है कि स्लम्प वैल्यू है हमारी 25 mm, कॉम्पैक्शन फैक्टर है 0.8, 50 mm है तो 0.85, 75 mm है तो 0.9, 100 mm है तो 0.92 एंड सो ऑन। द वैल्यूज आर आल्सो गिवन टू यू। तो ये हमारा एक और टेस्ट बन गया, दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट अवेलेबल। नेक्स्ट देखो, सारे टेस्ट हैं, टेस्ट तो सारे ही लिखे हुए। हाँ, ये टेबल दिखानी थी मुझे। ये टेबल के लिए मुझे पहले वीबी डिग्री टेस्ट बताना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपको ये टेबल बता दूंगा। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस दिस टेबल। इसके बाद टेबल की बात करते हैं। तो अभी एक और टेस्ट बचा हुआ है, इस टेस्ट को करने के बाद उस टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट इज वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट द फर्स्ट पॉइंट? पहला पॉइंट ये बोल रहा है दिस टेस्ट इज सूटेबल फॉर द कंक्रीट हैविंग लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी। ये टेस्ट सूट करता है उस कंक्रीट के लिए जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही कम हो, एंड इज नॉट इवन बीइंग यूज्ड फॉर द कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू मोर देन 50 mm। ये उस कंक्रीट के लिए भी सूटेबल नहीं है जिसकी स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज़्यादा है। नेक्स्ट, द apparatus ऑफ दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक मोल्ड। इस टेस्ट का जो apparatus है उसमें आपको मेटेलिक मोल्ड मिलेगा इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम, और साथ में मिलेगी सिलेंड्रिकल कंटेनर। So the apparatus of this test consists of a metallic mold in the shape of the frustum along with the cylindrical container. Next, जिस भी कंक्रीट की टेस्टिंग करनी है उसको हम फिल करते हैं 4 लेयर के अंदर, सेम जैसे पीछे वाला था। उसको प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करते हैं बाय सब्जेक्टिंग इट टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज विद द हेल्प ऑफ द टैंपिंग रॉड। एक बार मोल्ड फिल हो जाता है, हम इसको रेज कर देते हैं वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, और साथ में ही जो वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर आपने इसको रखा हुआ था उस वाइब्रेटिंग टेबल की वाइब्रेशंस को इनिशिएट कर देते हैं। कुछ टाइम बाद जो हमारा मोल्ड है जो फ्रस्टम के शेप में था वो सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम कर लेता है। तो हमारी मोल्ड थी फ्रस्टम की, जरा चेक करो इसमें क्या था, ये फ्रस्टम का मोल्ड है, इसमें मैंने कंक्रीट को फिल किया, मोल्ड को रखा हुआ है सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, और सिलेंड्रिकल कंटेनर कहाँ रखी हुई है, वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर। दिख रहा है आपको, ये मोल्ड है, ये हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये हॉपर है जहाँ से हम कंक्रीट को भरते हैं। तो कंक्रीट को भरा, ये मेरा मोल्ड कंप्लीटली भर गया। जब मोल्ड पूरा भरा हुआ है, कंक्रीट की शेप क्या है, कंक्रीट की शेप है हमारी फ्रस्टम की। इसको लिफ्ट कर दिया और वाइब्रेटिंग टेबल को इनिशिएट कर दिया, तो कुछ टाइम बाद कंक्रीट किसकी शेप ले लेगा, कुछ टाइम बाद कंक्रीट शेप ले लेगा हमारे सिलेंडर की। सो आफ्टर सर्टेन टाइम द कंक्रीट विल अज्यूम द सिलेंड्रिकल शेप। तो कुछ टाइम बाद कंक्रीट अज्यूम कर लेगा ये सिलेंड्रिकल शेप। तो इस टेस्ट में हम नोट क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम नोट वो टाइम ही करते हैं। सो वी नोट द टाइम आफ्टर विच कंक्रीट अज्यूम्स द सिलेंड्रिकल शेप। अगर कंक्रीट को सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम है, कंक्रीट को सिलेंड्रिकल शेप अज्यूम करने में कम टाइम लग रहा है, इसका तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा है, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज मोर। क्लियर है? तो ये भी एक टेस्ट था हमारे पास, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द टेस्ट अवेलेबल। द नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज फ्लो टेबल टेस्ट। अभी फ्लो टेबल टेस्ट क्या है? पहला, ये एक लैब टेस्ट है विच इज सूटेबल फॉर द कंक्रीट हैविंग हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी। ये एक लैब टेस्ट है जो तभी सूट करेगा जब कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई टू वेरी हाई रेंज में हो। इसका ना अब आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं, हाई टू वेरी हाई रेंज फ्लो टेबल टेस्ट, then high to moderate range, then you can go for slump test, moderate to low, then you can go for compaction factor test, low to very low, then you can go for, अगर वर्केबिलिटी बहुत ही कम है, अभी पीछे करके आए थे, लो टू वेरी लो बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, तब आप बीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में जा सकते हो। तो ये मैंने आपको अरेंज करके दे दिया अलग अलग डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए, यही सवाल आता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो एक लैब टेस्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर कंक्रीट की वर्केबिलिटी हाई से वेरी हाई रेंज में निकल के आ जाए। इसमें होता क्या, इन दिस टेस्ट वील हैव अ फ्लो टेबल, सर्कुलर टेबल होती है जिसका डायमीटर होता है 46। सो वी हैव अ सर्कुलर टेबल
डायमीटर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है 46। क्लियर है? चल नेक्स्ट करते क्या, व्हाट वी डू, इस टेबल के ऊपर हम क्या रखते हैं, मोल्ड को रखते हैं। मोल्ड की शेप भी क्या है, फ्रस्टम की है, जैसे सेम अभी फ्रस्टम कितनी बार आ गया, फ्रस्टम आ गया एक बार मेरे स्लम टेस्ट में, फ्रस्टम एक बार आ गया मेरे पीछे वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के अंदर, वहाँ पर भी तो क्या था वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में, और फ्रस्टम यहाँ पर भी आ गया। क्लियर है? तो इस फ्रस्टम को रख देते हैं हम सिलेंड्रिकल टेबल के ऊपर। द फ्रस्टम इज प्लेस्ड ओवर द सिलेंड्रिकल टेबल। ठीक है, फ्रस्टम को रखा सिलेंड्रिकल टेबल के ऊपर, और मोल्ड को फिल किया 2 लेयर के अंदर। द मोल्ड इज फिल्ड इन 2 लेयर्स। हर लेयर को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट किया जाता है। जब हमारा मोल्ड पूरा भर जाता है हम इसको लिफ्ट कर देते हैं, इट इज रेज्ड। अब जैसे ही आपने मोल्ड को रेज किया, ये जो टेबल है, टेबल को हम ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते हैं, सो इट इज अलाउड टू राइज एंड फॉल। तो ये जो मेरी टेबल है, मैं इसको राइज भी कराता हूँ और उसको फॉल भी कराता हूँ। हाउ मच, बाय 12.5 mm। कितनी बार, 15 बार। कितने टाइम में, 15 सेकेंड में। तो कितने टाइम में, 15 सेकेंड के अंदर। तो 15 सेकेंड में 15 बार 12.5 mm से राइज कराया और फॉल कराया। क्लियर है? टेबल की जो डायमीटर है 46 नहीं है, 76 सेंटीमीटर है। द डाई ऑफ द टेबल इज 76 सेंटीमीटर, सो नॉट 46 सेंटीमीटर। जो फ्रस्टम है इसकी बॉटम डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, टॉप डायमीटर 17 सेंटीमीटर है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। 2 लेयर में फिल किया हुआ है, दिख रहा है? तो 2 लेयर में फिल करा रखा है, तो इट इज फिल्ड इन 2 लेयर्स। तो डाई ऑफ द टेबल है 76 सेंटीमीटर। तो उसको 15 बार घुमाते हैं, किसको, लीवर को। तो जब आप लीवर को घुमाओगे टेबल ऊपर जाएगी, नीचे आएगी 12.5 mm से 1 सेकंड के अंदर। तो उसको 15 बार घुमाया जाता है। अब जैसे ही आप ये एनर्जी दे रहे हो कंक्रीट को, कंक्रीट क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो कंक्रीट का फ्लो देखेगा आपको टेबल के ऊपर इस तरीके से। ये प्लान है हमारा, दिस इज द प्लान ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट का फ्लो दिखा हमें किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। द फ्लो ऑफ द कंक्रीट इज ऑब्जर्व्ड ओवर द टेबल। अब इस फ्लो की साइज को मेजर करते हैं। अब कौन सी साइज निकालोगे, एवरेज साइज निकालोगे। तो एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रेड, स्प्रेड बोल दो, फ्लो बोल दो, एक ही बात है। स्प्रेड बोल दो, फ्लो बोल दो, इट इज वन एंड दी सेम थिंग। तो हमारा जो कंक्रीट है उसके फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं हम टेबल के ऊपर, और क्या निकालते हैं, व्हाट द एवरेज इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्प्रेड ओवर द बेस डायमीटर। बेस डायमीटर कितना था हमारा, 25 डायमीटर। तो पहले 25 सेंटीमीटर का डायमीटर था, अब कितना आ गया वो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज कम से कम 6 डायरेक्शन में रीडिंग ली जाती है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 की एवरेज रीडिंग आ गई लेट सपोज 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कितना परसेंट ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं फ्लो परसेंट। सो विल से 36 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो ये हमें क्या बता देगा, ये हमें बता देगा फ्लो की परसेंटेज। This will indicate the flow percentage. क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? नहीं, चलो बढ़िया आ गया। तो ये हमारे 4 टेस्ट हो गए इसके। तो फ्लो टेबल टेस्ट हो गया, और वेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हो गया, देन कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, और हमारा स्लम टेस्ट हो गया। अब टेबल देख लो एक बारी, चेक दी टेबल, जो टेबल दिखानी थी आपको। सी, फॉर एवरी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, फॉर एवरी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आपको कंसिस्टेंसी की वैल्यू, आपको स्लम्प की वैल्यू, कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू और वीबी डिग्री की वैल्यू बता रखी है। So for every value of consistency, for every value of workability, value of slump, compaction factor and VB degree is given to you. तो आप यहाँ से रिलेशन भी निकाल सकते हो तीनों में. So relationship between all three parameters can be found. तो इन तीनों में रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा.
क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब कौन सी वर्केबिलिटी का कंक्रीट आप किस काम में यूज कर सकते हो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे दे रखी है। अब ये वैल्यूज तो आपको ध्यान रखनी है, एप्लीकेशन भी आपको ध्यान रखनी है, पर अगर बेसिक जानकारी दी जाए आपको, अगर कंक्रीट की प्लेसमेंट बहुत ही आसान है, कंक्रीट की प्लेसमेंट बहुत ही आसान है, तो उस समय आपको वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर कंक्रीट की प्लेसमेंट मुश्किल है, जैसे रीइंफोर्समेंट ज़्यादा है, थिन स्ट्रक्चर है, तो उस समय वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो अगर एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी, तो जैसे प्रीकास्ट पेविंग स्लैब, वेरी लो वर्केबिलिटी, रोड टू बी वाइब्रेटेड, लो वर्केबिलिटी, मास कॉन्क्रीटिंग, मीडियम वर्केबिलिटी, फ्लैट स्लैब या हैवीली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर, हाई वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है किसमें, आरसीसी विद कंजेस्टेड स्ट्रक्चर, या ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग करनी हो आपको, और या ट्रेमी कॉन्क्रीटिंग करनी हो आपको। क्लियर है? चलो बढ़िया है। सवाल आ गए? 3-4 सवाल है, कर सकते हो ये। 3-4 सवाल नहीं है तो खूब सारे सवाल हैं। चलो देख लेते हैं, सवाल भी देख लेते हैं अभी से, बाकी कुछ मेथड तो बचे हुए हैं अभी भी। The correct sequence of the workability method in order of their application from low to high workabilities. Low to high workability में जाओ, सबसे कम, तो सबसे कम VB consistometer, low to very low, then low to medium, then medium to high. सही है? So D option. Next, workability of the concrete mix with low water cement ratio is determined. Low water cement ratio है, compaction factor test, low water cement ratio की बात चल रही है। Next, if compaction factor is 0.95, the workability of the concrete, अभी पीछे बताया था, कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 है तो वर्केबिलिटी क्या होगी, टेबल में ही आई थी वैल्यू, सो इट विल बी हाई। सो कॉम्पैक्शन फैक्टर है 0.95, सो वर्केबिलिटी विल बी हाई, तो वर्केबिलिटी हाई निकल के आ जाएगी, सो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट विल बी हाई। देन slump and compaction factor are two different measures of the workability of the concrete. For a slump of 0 to 20, what is the equivalent range of compaction factor? 0.57, 7, 8, 8, so 0.7 to 0.8। तो जब स्लम्प की वैल्यू 0 से लेकर 20 के बीच में, ये भी बताया था पीछे, ये रहा 0.7 से लेकर 0.8, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में होगा। The top diameter, bottom diameter and height of the steel mold used in the slump test 20, 10 and so 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या पूछ रहा है, टॉप डायमीटर है तो 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर। दो सवाल और है, कर लो। क्या है, The values of the slump commonly adopted for various concrete mixes are given। अच्छा मैच कराने के लिए बोल रहा है, तो कौन सी एप्लीकेशन में कितनी स्लम्प की वैल्यू चाहिए। निकाल सकते हैं इसको, we can find this off।
देखो, अच्छा कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है ये पूछा है इसने। सो विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो आपको हर एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए, आपको हर एप्लीकेशन के लिए स्लम्प की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी जो पहले टॉपिक बाद बताया था। ठीक है, उठा लेते हैं। तो कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो 20 से लेकर 40 के बीच में, सही है। ऑर्डनरी आरसीसी वर्क, सो ऑर्डनरी आरसीसी वर्क 80 से लेकर 150 के बीच में, तो ये हो गया। देन कॉलम रिटेनिंग वॉल, सो कॉलम और रिटेनिंग वॉल, तो रिटेनिंग वॉल तो मास कॉन्क्रीटिंग है, मास कॉन्क्रीटिंग में तो और कम चाहिए, 25 टू 50, तो 25 टू 50, तो ये 25 टू 50। और कॉलम और रिटेनिंग वॉल के अंदर भी सेम वर्कबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम है, तो मास कॉन्क्रीटिंग है। सो लाइट रीइंफोर्स कॉलम है, रिटेनिंग वॉल है, सो वर्कबिलिटी की रिक्वायरमेंट, तो अगर मैं वर्कबिलिटी की रिक्वायरमेंट लूँ ये भी 50 से लेकर 100 mm के बीच में चली जाएगी, रिटेनिंग वॉल है। तो इसका मतलब 4 गलत है, 3 गलत है, 1 और 2 सही है, सो 1 and 2 इज करेक्ट। क्लियर है? चले नेक्स्ट। The workability of the concrete can be increased by which of the following? So workability of the concrete can be increased by which of the following? Increasing the quantity of the coarse aggregate without altering the total aggregate, बिल्कुल सही बात है। कोर्स एग्रीगेट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है तो वर्कबिलिटी क्या मिलेगी, आपको ज़्यादा मिलेगी। डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट गलत बात है, इनकरेक्ट। यूजिंग ऑफ राउंड एग्रीगेट सही बात है, राउंड एग्रीगेट की वर्कबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आंसर इज 1 and 3, आंसर 1 और 3 होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी क्या बच गया हमारा, हमारा बच गया 3-4 मेथड बचे हैं वर्कबिलिटी निकालने के लिए, वो कर लेंगे। बाकी फिर वर्कबिलिटी के लिंक 1-2 टॉपिक्स और हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, दैट टॉपिक कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, अब टिल नाउ इट इज सफिशिएंट।